मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, प्राचार्य एबीएसटी, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट काउंटिंग में यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत आज अपनी चर्चा का जो विषय है वह है इकाई लागत ज्ञात करने की विधियाँ। मेथड्स ऑफ ascertaining यूनिट कॉस्ट। एक निश्चित अवधि में वस्तु की कुल लागत व प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किए जाते हैं वो है नंबर 1 लागत पत्र कॉस्ट शीट, नंबर 2 लागत विवरण स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, नंबर 3 उत्पादन खाता प्रोडक्शन अकाउंट। ये हैं। तो पहला है लागत पत्र। लागत पत्र किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित सभी प्रकार के व्ययों का एक ऐसा विश्लेषणात्मक विवरण है जो उत्पादन की कुल लागत, प्रति इकाई लागत एवं उत्पादन की मात्रा की जानकारी देता है। CIMA लंदन के अनुसार लागत पत्र एक ऐसा प्रलेख या सूची है जो किसी लागत केंद्र या लागत इकाई के संबंध में अनुमानित विस्तृत लागत का संग्रहण प्रस्तुत करता है। इसी की एक प्रोफेसर विद्वान हुए हैं वेल्डन। उन्होंने क्या कहा, लागत पत्र प्रबंधकों के लिए तैयार किए जाते हैं और इसलिए उनमें उन सभी आवश्यक विवरणों को शामिल किया जाना चाहिए जो कि प्रबंधकों को उत्पादन की कार्य क्षमता जांचने में सहायक हो सके। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लागत विवरण। जब किसी उत्पाद की प्रत्येक मद की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना आवश्यक न हो तो कुल लागत व लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बनाया गया विवरण लागत विवरण कहलाता है। लागत पत्र तथा लागत विवरण दोनों ही समान सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं। सामान्यतः लागत विवरण अनुमानित लागत व निविदा मूल्य ज्ञात करने हेतु बनाया जाता है। लागत पत्र तथा लागत विवरण में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, वो ये है। लागत पत्र में उत्पाद की कुल लागत, कुल मात्रा व प्रति इकाई लागत दर्शाई जाती है, जबकि लागत विवरण में केवल कुल लागत को ही दिखाया जाता है। नंबर 2, लागत पत्र उत्पादन की मात्रा दी हुई होने पर ही बनाया जाता है क्योंकि इसमें लागत के प्रत्येक मद की प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है, जबकि लागत विवरण उत्पादन की मात्रा न दी हुई होने पर भी बनाया जा सकता है। नंबर 3, लागत पत्र में 2 अवधियों व 2 उत्पादों की प्रति इकाई लागत का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जबकि लागत विवरण द्वारा ऐसा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। नंबर 4, सामान्यतः लागत पत्र में लाभ नहीं दर्शाया जाता, जबकि लागत विवरण में लागत के साथ साथ विक्रय मूल्य दिखाकर लाभ भी ज्ञात कर लिया जाता है। नंबर 5, लागत पत्र सामान्यतः एक निश्चित अवधि में उत्पादित की गई इकाइयों की वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, जबकि लागत विवरण भावी अवधि में अनुमानित लागत व निविदा मूल्य के निर्धारण हेतु बनाया जाता है। तो अपने देखो आपके सामने फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। सिंपल कॉस्ट शीट अपन है, इसको देखो। पहले लेंगे इसमें डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें जोड़ दिया जाएगा डायरेक्ट लेबर, फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको अपन चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं,
इन तीनों को जोड़ने पे जो आपकी आएगी वह कहलाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए जाएं तो वो आ जाएगी वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ दिए जाएं तो उसके बाद जोड़ने के बाद जो आपकी आएगी वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ आउटपुट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ आउटपुट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिए जाएं तो वो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सेलिंग प्राइस दी हुई हो तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा प्रॉफिट। ये था लागत पत्र का शॉर्ट रूप फॉर्मेट है। विस्तृत रूप में इसको जानें तो इसका देखो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में से पहले अपन चलो शुरू से करते हैं इसको फॉर्मेट डिटेल रूप में। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, फिर उसमें जोड़ देंगे परचेजेज प्लस कैरिज इनवर्ट्स, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्राई, डॉक चार्जेज, फ्रेट इनवर्ट, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स, इनको जोड़ दिया जाएगा और उसमें से जो घटाएंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में जोड़ दिया जाएगा डायरेक्ट वेजेज, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस दैट कम्स प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ेंगे, वो शॉर्ट में पड़ा था। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आते हैं? फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री सुपरविजन, ड्राइविंग ऑफिस एक्सपेंसेस, मोटिव पावर, फ्यूल एंड ऑयल, ग्रीस, वाटर ETC, स्ट्रीम, वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबोरेटरी एक्सपेंसेस, depreciation of plant and machinery, depreciation of factory building, repairs and maintenance of factory, indirect wages, technical director's fees, haulage, loose tools written off, material storage expenses, material handling charges, factory stationery, works manager salary, works clerical staff salary, supervisor salary, storekeeper salary, सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री क्लीनिंग, ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और इसमें से घटा देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस तो आपके आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। फिर इसमें जोड़ देंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में जोड़ेंगे तो ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज, स्टाफ सैलरीज, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस क्लीनिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, postage and telegram, office conveyance, depreciation of office building and furniture, all expenses of directors, depreciation on office equipments, office repairs, sundry expenses, general expenses, establishment expenses, legal expenses, audit fees, बैंक चार्जेस। इससे क्या आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ आउटपुट। इसमें ऐड कर दें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और घटा दें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। और इसमें ऐड कर दें सेलिंग ओवरहेड तो सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, शोरूम एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स,
salesman salaries, expenses on market research, bad debts if treated part of cost of tenders, सैंपल एंड गिफ्ट्स। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा? काउंटिंग हाउस सैलरीज, सर्विस एक्सपेंसेज, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेज, पैकिंग एक्सपेंसेज, लोडिंग एंड कैरेज चार्जेस ऑन सेल्स, रेंट ऑफ वेयर हाउस, expenses of delivery van, salaries of packing department, collection charges, cost of mailing literature इत्यादि। टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर सेल्स दी हुई है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा प्रॉफिट। यह आज अपनी चर्चा का विषय था जो कि पूर्ण हुआ।